Hi students, this is Bharat Chawla and you are watching WITS classes. So this is the fifth part of chapter number 1, Nature and Significance of Management, class 12th business study. And in this video I will cover one last topic of chapter number 1, that is coordination. Remaining parts videos link you can get it from description box. So let us understand our today's topic, that is coordination. So coordination is a synchronization of efforts of different individuals and different departments towards one common direction. तो कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन तालमेल है जो कि एम्प्लॉयज़ के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके. तो कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स विच बाइंड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वन टुगेदर. सो कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए आपने एक माला देखी होगी, माला के बीच में एक धागा होता है जो पूरी माला को आपस में बांध के रखता है. सिमिलरली कोऑर्डिनेशन भी एक थ्रेड की तरह होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपस में बांध के रखता है. कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है लेकिन एक बाइंडिंग फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के पांचों फंक्शंस को आपस में बांध कर रख. आइए कोऑर्डिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा. सो मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 5 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली इन पांचों फंक्शंस को आपस में बांध करके रखता है. जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं प्लानिंग स्टेज में टॉप मैनेजर्स या मिडिल मैनेजर्स जब एक प्लान बनाते हैं तो आगे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही उस प्लान को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होता है. ठीक है, एक बार जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है तो उसी को कोऑर्डिनेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की जाती है. ठीक है, और फिर जो भी प्लान्स ड्रॉ हुए हैं, प्लान्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करते हुए स्टाफिंग की गई. स्टाफिंग करने के बाद हमें अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस देना है ताकि वो हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें. और लास्ट में कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होती है इन फंक्शंस में कंट्रोलिंग में. तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करता है? कंट्रोलिंग कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ. कोऑर्डिनेशन बेसिकली इन पांचों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इन पांचों फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम. टॉप वाले प्लान्स ड्रॉ करते हैं, उन्हीं प्लान्स के हिसाब से उन प्लान्स को कोऑर्डिनेट करते हुए मिडिल वाले फर्दर उन्हीं प्लान्स को लोअर लेवल पे ले जाते हैं. तो अगर मान लीजिए टॉप, मिडिल और बॉटम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हम ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को वैसे ही अचीव नहीं कर पाएंगे जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने डिसाइड किया था. लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और उसके फेलियर डिपेंड करते हैं उसमें कितना कोऑर्डिनेशन रहा. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऐसा इंश्योर करता है कि काम जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट में रहे हैं, सारे ग्रुप्स और सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ रहें. सो इन दिस वे वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ organization. So after understanding the essence of management, let us understand the nature and the features of coordination. So the first nature of coordination is coordination integrates group efforts. तो देखिए कोऑर्डिनेशन करता क्या है? कोऑर्डिनेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को, तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल पर्पस, इंडिविजुअल रोल्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? उन इंडिविजुअल रोल्स और इंडिविजुअल पर्पसेस को कॉमन डायरेक्शन में लेकर जाता है सो दैट वन कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जैसे आपने रिपब्लिक डे पर कोई परेड देखी हो तो आप देखेंगे कि जब भी कोई मार्च पास्ट होता है रिपब्लिक डे पर तो आप देखते हैं कि सारे के सारे जो भी
कैडेट्स वहाँ से मूव कर रहे होते हैं, सबके मतलब जितने भी वहाँ मतलब जितने भी वहाँ ग्रुप्स मूव कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बेसिकली उनके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और हर इंडिविजुअल्स के अपने डिफरेंट एफर्ट्स हैं, उनके डिफरेंट वर्किंग है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के जो काम है वो हैंड इन हैंड रहें। हैंड इन हैंड मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए रहें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस स्टैब्लिश हो सके। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स unity of efforts. Next point is coordination is a continuous process. देखिए coordination is a kind of process which is of never ending. जब तक organization चलती रहेगी तब तक coordination चलता रहेगा, मतलब हमें coordination को बीच में कभी बंद नहीं कर सकते। Next point is coordination is a pervasive function. अब कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में तीनों लेवल्स पर किया जाता है और हर डिपार्टमेंट में किया जाता है। सिमिलरली हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखिए एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम नहीं है, कोऑर्डिनेशन जो है टॉप, मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल, तीनों लेवल्स का काम है। तीनों लेवल मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइमली अचीव कर पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो इंटेंशनली की जाती है, जानबूझ के की जाती है। तो देखिए अब जैसे कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, हो सकता है आपके भाई हों, बहन हों, तो आपके पेरेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि घर में एक टीवी है, देखना दो लोगों को है, घर में एक मोबाइल है, यूज़ दो लोगों को करना है, घर में एक एक्टिवा है, ट्यूशन्स में दोनों लोगों को जाना है, अलग अलग जगह जाना है। तो बेसिकली एक डेलिबरेट फंक्शन है जो जानबूझ के किया जाता है, आपके पेरेंट्स भी वो जानबूझ के करते हैं ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ ईजिली कोऑर्डिनेट कर सकें और गिवन रिसोर्सेज में आप अपने काम को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन्स और chaos क्रिएट ना हो। So here, after understanding the features and the characteristics of coordination, let us jump to the next topic, that is importance of coordination. So the first importance of coordination is growth in size. एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब 20 लोग काम कर रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट थे, अब 5 डिपार्टमेंट है। पहले ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रोडक्ट बनाती थी, अब 5 प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे वहाँ पर इंडिविजुअल्स को कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन डायरेक्शन पे कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट के अपने एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल्स का अपना ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, परचेज का डिफरेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डिफरेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं तो ये डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड भी होते हैं और साथ साथ इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। मतलब अलग अलग होते हुए भी इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को टाइमली मतलब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अटेन नहीं कर पाएगी। लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं तो उसमें
साथ साथ स्पेशलिस्ट लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। अब आप देखिए जितने भी बड़ी कंपनीज़ को आप देख लीजिए, वो अपने एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड होती हैं और अपने एरियाज़ में स्पेशलिटी को रिटेन करने के लिए ये अपने यहाँ पर स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती हैं। और आपको ये पता है कि जब जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ ईगो होता है। मतलब सॉर्ट ऑफ ईगो का मतलब क्या है कि इनको ये हमेशा फील होता है कि दैट दे आर ऑलवेज राइट, वॉट एवर डिसीजंस दे आर टेकिंग इट इन अ राइट वे। तो जैसे जैसे स्पेशलिस्ट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन मिसिंग होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि दो फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली गांव में रहती है और उस फैमिली में 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की बेसिक क्वालिफिकेशन हो चुकी है। तीनों बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर में ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। तीनों मोर और लेस एक जैसी क्वालिफिकेशन के हैं और तीनों लोग ही जो फैमिली का बिजनेस है एग्रीकल्चर उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक फैमिली है जो कि शहर में रहती है और उस शहर में 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड हैं। एक सीए है, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। अब आप मुझे सोच के बताइए या कमेंट करके बताइए कि इन दोनों कंडीशंस में फैमिली ए जो कि गांव में रहती है और फैमिली बी जो कि शहर में रहती है, इन दोनों फैमिलीज़ में से कौन सी फैमिलीज़ के बीच में आपके हिसाब से कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन मिसिंग रहता है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, स्पेशलिस्ट लोगों को रखती जाएगी, वैसे वैसे वहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी टाइम टू टाइम इन्हेंस होती रहेगी। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस एंड हैविंग मोर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स वर्किंग। सो स्टूडेंट्स, हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ करा दूँ। हम जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उस चैप्टर्स की केस स्टडीज़ और MCQs भी साथ साथ करते जाएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है या ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो गिव इट अ थम्स अप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।